नमस्कार और सीजीएल क्रैकर पॉलिटी पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका पॉलिटी मेंटर और मेरे साथ है रोहन। नमस्कार सर और नमस्कार सभी दोस्तों को। रोहन, पिछली बार पार्ट 4 में हमने संघ कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव पर विस्तार से चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जी सर, बिल्कुल। राष्ट्रपति की शक्तियां और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की भूमिका सब अच्छे से समझ आ गया था। बहुत अच्छे। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का काम था कानूनों को लागू इम्प्लीमेंट करना। लेकिन रोहन, वो कानून बनाता कौन है? सर, ये काम तो संसद पार्लियामेंट का है। एकदम सही। और वही है हमारा आज का महा एपिसोड, पार्ट 5, संघ विधायिका द यूनियन लेजिस्लेचर। रोहन, आज का एजेंडा सीजीएल परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से सवालों की झड़ी लग जाती है। आज हम मुख्य रूप से 4 बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, संसद का गठन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, उनकी शक्तियां और उनमें अंतर। दूसरा, हम संसद के सत्र सेशंस की बात करेंगे, जैसे स्थगन, अजॉर्नमेंट और सत्रावसान प्रोरोगेशन में क्या फर्क है। तीसरा, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर और राज्यसभा के सभापति चेयरमैन की भूमिकाएं और उनकी विशेष शक्तियां। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, विधेयकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल्स। हम साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल और धन विधेयक, मनी बिल के बीच के हर एक अंतर को समझेंगे। वाह सर, ये तो पॉलिटी का सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। मैं लोकसभा, राज्यसभा और इन बिलों को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। रोहन, आज की चर्चा के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। बस ध्यान से सुनना। चलिए मेन डिस्कशन शुरू करते हैं। रोहन, सबसे पहला और सबसे बड़ा सीजीएल ट्रैप क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं, संसद पार्लियामेंट के कितने अंग, पार्ट्स होते हैं? सर, 2, लोकसभा और राज्यसभा। और यही जवाब 90% एस्पिरेंट्स देते हैं और अपना एक आसान सवाल गलत कर बैठते हैं। मस्ट रिमेंबर, संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार संघ की संसद पार्लियामेंट के 3 अंग हैं। 1, राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट। 2, राज्यों की परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। और 3, जनता का सदन हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। अरे हाँ, राष्ट्रपति। लेकिन सर, हमने तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का हिस्सा पढ़ा था। वो विधायिका लेजिस्लेचर का हिस्सा कैसे हो गए? द वाई, नॉट जस्ट वॉट। बहुत अच्छा सवाल है रोहन। सोचो, कोई भी विधेयक, बिल, कानून, एक्ट कब बनता है? जब वो दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, से पास हो जाता है। क्या सिर्फ पास होने से? नहीं, वो कानून तब बनता है जब दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति, असेंट देते हैं, मतलब उस पर हस्ताक्षर करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता, इसलिए वो संसद के एक अभिन्न अंग हैं। ये क्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। पहला ही सवाल ट्रैप था। संसद मतलब राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। बढ़िया। अब हम दोनों सदनों, हाउसेस की बात करते हैं। पहले ऊपरी सदन, अपर हाउस, यानी राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं क्योंकि ये भारत के राज्यों, स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अधिकतम संख्या, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत, नॉमिनेट करते हैं। सर, वर्तमान में ये संख्या 245 ऐसा ही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 233 चुने हुए और 12 मनोनीत। सर, ये 12 मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? एसएससी इस पर सवाल पूछता है क्या? हाँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को 4 क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। 1, साहित्य, लिटरेचर। 2, विज्ञान, साइंस।
3 कला आर्ट और 4 समाज सेवा सोशल सर्विस। याद रखना, इसमें खेल, स्पोर्ट्स या सहकारिता, कोऑपरेशन जैसा कोई 5वां क्षेत्र आधिकारिक तौर पे नहीं लिखा है। और सर, जो ये 233 सदस्य चुने जाते हैं, इन्हें कौन चुनता है? हम आम नागरिक तो राज्यसभा के लिए वोट नहीं देते। सही कहा, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मस्ट रिमेंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा किया जाता है। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। ठीक है सर। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या 6 साल? ये क्लासिक मिसकंसेप्शन बस्टर है। ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ये एक स्थायी सदन, परमानेंट बॉडी है। ये कभी भंग, डिसॉल्व नहीं होती। भंग नहीं होती? तो फिर चुनाव? चुनाव सदस्यों, मेंबर्स के लिए होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल, 6 इयर्स का होता है। ये सदन ऐसा बना है कि इसके 1/3 1/3 सदस्य हर 2 साल एवरी 2 इयर्स में रिटायर हो जाते हैं और उतनी ही नई सीटें भर ली जाती हैं। इस तरह ये एक निरंतर, कंटिन्यूअस चलने वाला सदन है। समझ गया सर। सदन स्थायी है, लेकिन सदस्य का कार्यकाल 6 साल है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी चाहिए सर? 30 साल। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। अब जो बताने जा रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स, जो लोकसभा के पास नहीं हैं। सीजीएल में ये अनुच्छेद सीधे पूछे जाते हैं। पहली शक्ति, आर्टिकल 249। हमने पढ़ा है कि संसद संघ सूची, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाती है और राज्य राज्य सूची, स्टेट लिस्ट पर। लेकिन अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट में ये जरूरी है, तो संसद पार्लियामेंट को राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है। मतलब ये राज्यों की सूची पर केंद्र को शक्ति दे सकती है? हाँ, क्योंकि ये राज्यों का सदन है, तो ये माना जाता है कि इसमें राज्यों की सहमति है। दूसरी स्पेशल पावर, आर्टिकल 312। अगर देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं, तो इसका प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। लोकसभा इसे शुरू नहीं कर सकती। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ये मैं रट लूंगा सर। बहुत अच्छे। अब आते हैं जनता के सदन, हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा पर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। हम सब जो वोट देते हैं वो लोकसभा के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए देते हैं। सर, इसकी अधिकतम संख्या, मैक्स स्ट्रेंथ कितनी है? ये 552 और 550 में ना बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल, इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, पहले अधिकतम संख्या 552 थी। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड होते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन, नॉमिनेशन के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इसलिए अब लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है। वर्तमान में ये 543 है। ये अपडेट याद रखना। जी सर, 104th अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन खत्म, तो अब मैक्स स्ट्रेंथ 550 है। और सर, लोकसभा का कार्यकाल? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 साल, 5 इयर्स का होता है। लेकिन ये राज्यसभा की तरह स्थायी नहीं है।
इसे 5 साल से पहले भी भंग डिसॉल्व किया जा सकता है। ये काम राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और क्या 5 साल से ज्यादा चल सकती है? हाँ, केवल एक स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। आपातकाल के समय संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल 1 ईयर के लिए बढ़ा सकती है, और ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है। ठीक है सर। और लोकसभा की स्पेशल पावर्स क्या है? लोकसभा की सबसे बड़ी शक्ति है धन, मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1. धन विधेयक, मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। 2. सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में क्यों सर? द वाई नॉट जस्ट वॉट, क्योंकि हमारा संविधान आर्टिकल 75(3) में साफ कहता है कि मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल होगी। सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक उसे जनता के सदन लोकसभा में बहुमत, मेजॉरिटी हासिल है। राज्यसभा में बहुमत से फर्क नहीं पड़ता। एकदम साफ हो गया सर। पैसे का मामला और सरकार का बने रहना दोनों लोकसभा तय करती है। बिल्कुल। अब जल्दी से संसद के अधिकारियों, ऑफिसर्स की बात करते हैं। लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष, स्पीकर, और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर। इनका चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। सर मैंने प्रोटेम स्पीकर के बारे में सुना है, वो कौन होते हैं? अच्छा सवाल है। जब नई लोकसभा चुनकर आती है तब स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ होता। तब राष्ट्रपति सदन के सबसे वरिष्ठ, सीनियर मोस्ट सदस्य को अस्थायी तौर पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। इनका मुख्य काम है 1. नए सांसदों को शपथ, ओथ दिलवाना, और 2. नए स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करना। इसके बाद इनका काम खत्म। अब आते हैं स्थायी अध्यक्ष की शक्तियों पर। सीजीएल के लिए ये बहुत जरूरी है। मस्ट रिमेंबर। 1. वो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, और कोरम की जांच करते हैं। कोरम मतलब सदन चलाने के लिए न्यूनतम उपस्थिति, जो 1/10 है। 2. आर्टिकल 100, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देना। सामान्यतः स्पीकर वोट नहीं देते, लेकिन अगर किसी बिल पर वोट टाई हो जाएं, तो वो अपना एक वोट देकर फैसला करते हैं। 3. आर्टिकल 110, ये सबसे जरूरी है। कोई विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष का होता है। 4. आर्टिकल 108, जब किसी साधारण बिल पर संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग होती है, तो उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं सर। क्या स्पीकर को हटाया जा सकता है? हाँ, लोकसभा के सदस्य प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करके उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। अब राज्यसभा के अधिकारी, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन कौन होते हैं रोहन? सर भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। शाबाश। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मिसकंसेप्शन बस्टर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य, मेंबर नहीं होते, इसलिए उन्हें कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देने का अधिकार तो है, लेकिन सामान्य मत देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, मतलब वो सदस्य नहीं है। और उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन? उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। चलो अब बात करते हैं संसद के सत्र, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की। सत्र बुलाने, समन करने का काम राष्ट्रपति का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने, 6 months।
बिल्कुल सही। इसीलिए साल में कम से कम 2 बार संसद का मिलना अनिवार्य है। हालांकि हमारी परंपरा में 3 सत्र सेशंस होते हैं। बजट सत्र, बजट सेशन, फरवरी से मई, ये सबसे लंबा होता है। 2 मानसून सत्र, मॉनसून सेशन, जुलाई से सितंबर। 3 शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, नवंबर दिसंबर, ये सबसे छोटा होता है। सर मैं टीवी पर 2 शब्द सुनता हूं और हमेशा कंफ्यूज होता हूं। स्थगन, एडजॉर्नमेंट और सत्रावसान, प्रोरोगेशन, दोनों का मतलब तो सदन को रोकना ही हुआ ना। ये एक और सीजीएल ट्रैप है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान से सुनो। स्थगन, adjournment, ये एक बैठक, सिटिंग, कुछ समय के लिए रोकता है। ये कुछ मिनट, घंटे या दिन हो सकता है। ये काम सदन का अध्यक्ष या सभापति, चेयरमैन करता है, जैसे लंच के लिए सदन स्थगित करना। इसी में एक होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, adjournment sine die, मतलब सदन को स्थगित कर दिया, पर यह नहीं बताया कि अगली बैठक कब होगी। ठीक है, adjournment मतलब स्पीकर द्वारा बैठक को रोकना। हाँ, अब सत्रावसान, प्रोरोगेशन, ये बैठक को नहीं बल्कि पूरे सत्र, सेशन को ही समाप्त करता है। ये काम स्पीकर नहीं बल्कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं। जब बजट सत्र खत्म होता है तो राष्ट्रपति उसका सत्रावसान करते हैं। ओ, तो एडजर्नमेंट स्पीकर करता है डेली बेसिस और प्रोरोगेशन राष्ट्रपति करते हैं सेशन एंड। बिल्कुल। और एक तीसरा शब्द है विघटन, डिसोल्यूशन। ये भी राष्ट्रपति करते हैं। ये केवल लोकसभा का होता है। इसका मतलब है पूरी लोकसभा का अंत। राज्यसभा का विघटन, डिसोल्यूशन, कभी नहीं होता क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। ये तो बहुत अच्छे से साफ हो गया सर। और अब आज का सबसे बड़ा और अंतिम टॉपिक, विधेयकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल्स, यानी कानून बनने की प्रक्रिया। सीजीएल के लिए हमें 2 बिलों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। एक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, और 2 धन विधेयक, मनी बिल। पहले साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। ये वो बिल है जो पैसे रुपए आर्टिकल 110 या संविधान संशोधन आर्टिकल 368 से जुड़ा नहीं है। ऑर्डिनरी बिल की पॉइंट्स: 1. इसे किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, पेश किया जा सकता है। 2. इसे कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है। सर क्या होगा अगर एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन उसे रिजेक्ट कर दे या 6 महीने तक कोई एक्शन ना ले, मतलब डेडलॉक हो जाए? बहुत सही सवाल। अगर साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में डेडलॉक हो जाता है तो संविधान का आर्टिकल 108 काम आता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, बुला सकते हैं। इस जॉइंट सिटिंग में दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और बिल पर साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से फैसला होता है। सर ये तो लोकसभा के हक में हुआ क्योंकि उनके पास ज्यादा सदस्य हैं, 543, जबकि राज्यसभा के पास सिर्फ 245 हैं। वो तो हमेशा जीत जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़े हो। जॉइंट सिटिंग में लगभग हमेशा लोकसभा की ही चलती है। अब सीजीएल ट्रैप क्वेश्चन, इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता, प्रिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि वही बुलाते। नहीं रोहन, यही तो जाल है। बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन आर्टिकल 118 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। अगर स्पीकर नहीं है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन। लेकिन राज्यसभा के सभापति, जो उपराष्ट्रपति हैं, कभी नहीं करते क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अध्यक्षता स्पीकर ही करेंगे। अब आते हैं धन विधेयक, मनी बिल पर।
आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। आसान भाषा में, कोई भी बिल जो टैक्स लगाने, हटाने या भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने या डालने से जुड़ा हो, वो मनी बिल है। मनी बिल रूल्स मस्ट रिमेंबर। 1. ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। 2. इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्रायर रिकमेंडेशन अनिवार्य है। 3. कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का होता है। उनका फैसला अंतिम फाइनल होता है। ठीक है सर, लोकसभा में पेश हुआ, पास हो गया, फिर जब ये राज्यसभा में जाएगा तब क्या होगा? तब राज्यसभा के पास बहुत सीमित लिमिटेड शक्तियां होती हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार रिजेक्ट नहीं कर सकती और न ही उसमें संशोधन अमेंड कर सकती है। वो केवल सिफारिशें रिकमेंडेशंस दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना लोकसभा की मर्जी है। और ये सब करने के लिए राज्यसभा को केवल 14 डेज का समय मिलता है। सिर्फ 14 दिन? और अगर 14 दिन में पास नहीं किया तो ये दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। 14 दिन बाद राज्यसभा की सहमति की जरूरत ही नहीं। मतलब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा सिर्फ एक रबर स्टैम्प जैसी है। कह सकते हो। पैसे के मामले में सारी शक्ति लोकसभा को दी गई है। अब आखिरी सवाल, क्या धन विधेयक पर डेडलॉक हो सकता है? क्या इस पर संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग हो सकती है? नहीं सर, क्योंकि राज्यसभा तो इसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, तो डेडलॉक कैसे होगा? 14 दिन की तो बात है। शाबाश। सीजीएल ट्रैप बस्टर, धन विधेयक मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों पर संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। जॉइंट सिटिंग सिर्फ साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल पर होती है। हाँ, आज तो सर संसद का पूरा ऑपरेशन ही हो गया। लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, सत्र और ये बिल, सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। होना ही था, ये टॉपिक्स हैं ही इतने जुड़े हुए। तो रोहन, ये थी हमारी संघ विधायिका, द यूनियन लेजिस्लेचर। अब समय है आज की चर्चा को समेटने का। निष्कर्ष, रिव्यू सेगमेंट। रोहन, चलो फटाफट आज के मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स को दोहराते हैं, जो सीजीएल एस्पिरेंट को नींद में भी याद होनी चाहिए। 1. संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, आर्टिकल 79। 2. राज्यसभा, स्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर, आयु 30 साल। 3. राज्यसभा की स्पेशल पावर, आर्टिकल 249 राज्य सूची पर कानून और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा। 4. लोकसभा, कार्यकाल 5 साल, भंग हो सकती है, आयु 25 साल। 104वें संशोधन ने एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त किया। 5. एडजोर्नमेंट स्थगन करते हैं बैठक रोकना, प्रोरोगेशन राष्ट्रपति करते हैं सत्र समाप्त करना। 6. स्पीकर का निर्णय अंतिम, मनी बिल आर्टिकल 110 पर और जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। 7. मनी बिल केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सहमति से, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं। एकदम परफेक्ट समरी है सर। पीवाईक्यू क्विज राउंड। तो रोहन, अब देखते हैं आज आपने कितना ध्यान से सुना। तैयार हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए? जी सर। क्वेश्चन 1. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है? ये राज्यसभा की स्पेशल पावर थी। आर्टिकल 249। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 2. संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, द स्पीकर। शानदार। क्वेश्चन 3.
धन विधेयक मनी बिल के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं और उसे कितने दिन का समय मिलता है? सर, शक्तियां लगभग कुछ नहीं है। वो बस 14 दिनों 14 डेज के लिए उसे रोक सकती है या सुझाव दे सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती। एकदम सटीक। क्वेश्चन 4। लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 साल, 1 ईयर के लिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन 5 CGL ट्रैप। इनमें से किस पर संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है? साधारण विधेयक या धन विधेयक? धन विधेयक मनी बिल पर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। क्या बात है रोहन, आज आप सारे ट्रैप से बच गए। बहुत अच्छा प्रदर्शन। तो दोस्तों, आज हमने विधायिका, लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाली संस्था को समझ लिया। हमने कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव को देख लिया, पार्ट 4, विधायिका, लेजिस्लेचर को देख लिया, पार्ट 5। अब सरकार का कौन सा अंग बचा रोहन? सर, तीसरा अंग न्यायपालिका, द जुडिशरी। बिल्कुल। अगले एपिसोड पार्ट 6 में हम भारतीय राज व्यवस्था के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका में गोता लगाएंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के गठन, शक्तियों और उनके क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। और हम CGL के सबसे पसंदीदा टॉपिक रिट्स को भी समझेंगे। साथ ही हम स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज और नगर पालिकाओं को भी कवर करेंगे। वाह सर, सुप्रीम कोर्ट और रिट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद रोहन, और सभी लिसनर्स का भी धन्यवाद। CGL क्रैकर पॉडकास्ट के अगले एपिसोड तक पढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।